हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। माना कि वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। सॉरी बच्चों, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाई। तो सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं उनके लिए मैं बोल देती हूँ कि वो बोल रहे हैं क्लास 4 और 5 के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 4 का आई थिंक 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है और पूरा जो चैप्टर है मेरे बुक में वो 13 है। तो ऑलमोस्ट 50% हो चुका है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। और क्लास 8 का मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि क्लास 8 का अभी हुआ नहीं है और मेरे पास बुक था, तो मैंने सोचा क्लास 8 के लिए भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सो क्लास 8 का आज है वही चैप्टर जो चल रहा था, उसका है पार्ट 2। तो आगे हम जो पढ़ने वाले थे वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और कैसे उनका ग्रोथ होता है। ओके, सो हम आगे देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज many algae and fungi. They live in all type of environment ranging from the ice cold climate to hot and spring and desert to marshland. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल के जैसे भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, और जो कुछ होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे एल्गी हो गया और फंजाई हो गया। ओके, और कुछ ये कहाँ रहते हैं, ये सभी प्रकार के जगहों पे रह सकते हैं, चाहे वो मर्सी एरिया हो, चाहे हॉट एरिया हो, चाहे वो डेजर्ट एरिया हो। कुछ तो ऐसे होते हैं जो एनिमल के बॉडी के अंदर रहते हैं और उसमें ह्यूमन भी आते हैं, और कुछ होते हैं जो अदर एनिमल्स पे रहते हैं और इसके और अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लिविंग. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनके जीवन में, और मे बी आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली। हाँ, तो उनका अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कुछ होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे मित्र होते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज. दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज़ हम बहुत चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि ब्रेड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी, या कुछ लोगों को पता होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है मिल्क टू कर्ड को बनाने में। इनका जो फॉर्मेशन होता है ब्रेड बनाने में और कर्ड बनाने में। ठीक है, आगे हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल अल्कोहल बनाने के प्रोडक्शन में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम आगे देखते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल्स, फिशेज are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used in increased soil fertility by fixing nitrogen. यहाँ ये बोला जा रहा है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, जैसे कि जो हम वेस्टेज फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, जिसमें वेजिटेबल पील्स होते हैं, जो कचड़े होते हैं, जो सब इकट्ठा हुए रहते हैं, एनिमल जो मरने के बाद जो उनके खाल वगैरह ये सब होते हैं, तो इनको भी एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्तेमाल किया जाता है हार्मलेस एंड यूजेबल, मतलब जो इस्तेमाल किए जाने वाले सबस्टेंस है उनको अलग करने के लिए। तो जो हमारे यूज़ के लिए जो बैक्टीरिया के सबस्टेंस जो अलग होते हैं उनको फिर से रिकॉल किया जाता है, मतलब फिर से उनका फॉर्मेशन किया जाता है, जिसको हम इस्तेमाल में लेते हैं अपने मेडिसिन को बनाने के लिए। ठीक है, जो हम अब मेडिसिन यूज़ करते हैं अपने डिजीज़ के लिए, तो उसमें क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इन एग्रीकल्चरल दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. ये ज़मीन की उर्वरता, फर्टिलिटी शायद हिंदी में यही कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. तो जो दही कैसे बनता है और ब्रेड कैसे बनता है,
आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो मम्मी होती है, मम्मी लोग, या आपको नहीं पता होगा तो आप अपनी मम्मी से पूछना कि वो दही कैसे जमाती हैं। दही को जमने के लिए वो एक दिन पहले क्या करती हैं, थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूध लेती हैं, उसमें 1 चम्मच दही डालती हैं और उसके बाद उसे रख देती हैं एक दिन के लिए। वो अच्छे से सेट हो जाता है, दही बन जाता है। क्या आप सोचते हो कि सिर्फ 1 चम्मच दही से ये जो दूध होता है दही में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? इसमें ऐसा क्या होता है? तो जो दही होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मल्टीप्लाई होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है जिसके द्वारा जो दही होता है जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। यहाँ देखो भाई लिखा बताया गया है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर्ड व्हाई। वही बोला जा रहा है कि आपने कभी सोचा ऐसा कैसे होता है कि थोड़े से दही को दूध में डालने से वो कैसे जम जाता है या सेट हो जाता है। तो देखो यहाँ क्या होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। ओके, curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium lactobacillus promote the formation of curd. Apply in milk and convert into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickle and many other food items. An important ingredient of rava या सूजी, idli, bhatura is curd. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for formation of rice, idli and dosa batter. तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो हमारा दही होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, दही में क्या होता है, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस होते हैं। ये काफ़ी मात्रा में होता है और ये जब मिल्क में जाता है तो ये मल्टीप्लाई होने लगता है, जिसके वजह से जो हमारा दूध रहता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। जो चीज़ होता है और जो बच्चे जानते होंगे, जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे चीज़, क्योंकि मैं भी गांव में रहती हूँ और मुझे पता है कि यहाँ चीज़ नहीं मिलता है। तो जो बच्चे नहीं जानते होंगे तो उनको भी मैं बता दूँ कि जो चीज़ होता है उनका फॉर्मेशन होता है, उसमें भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। सो आगे हम देखेंगे पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। इनमें भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी जिसे हम कहते हैं, इडली, भटूरा। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो दही डालते हैं उसमें, सेट होने के लिए भटूरे में भी डालते हैं, जो हम इडली बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, नहीं डालते हैं तो हम सोडा डालते हैं, कुछ ना कुछ डालते हैं ताकि इसका जो फॉर्मेशन हो वो अच्छे से हो। ठीक है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। तो यहाँ यही बोला जा रहा है, जो बैक्टीरिया होता है, जो ईस्ट होता है, ये हेल्पफुल होता है। जो हमारा ये इडली का बैटर होता है, जो इडली का बैटर हम बनाते हैं तो इसको हम सेट होने के लिए रखते हैं ताकि ये 1-2 दिन में, लोग कहते हैं, ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाए। ये आपने देखा होगा घर में, या नहीं सुना होगा तो आप अपनी मम्मी से पूछना, जो घर में जो बनाती हैं। तो इडली का जो बैटर होता है वो उसको जब बना के 1-2 दिन के लिए रख दिया जाता है ताकि वो अच्छे से सड़ जाए, उसमें ईस्ट आ जाए, फिर वो बनता है। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके कारण जो बैटर होता है वो अच्छे से फॉर्मेट होता है और उसके बाद बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं इसका और भी इस्तेमाल। ओके, तो यहाँ है एक्टिविटी है कि आप 1 किलो आटा ले लो, मैदा ले लो और उसमें थोड़ी सी चीनी डालो और मिक्स करो विद द वार्म वाटर, गर्म पानी में, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। उसमें ईस्ट पाउडर डालो और उसके बाद उसे अच्छे से गूंथ दो, मतलब अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लो, एक अच्छा सा सॉफ्ट आटा तैयार कर लो और उसे 2 से 3 घंटे के लिए ढक के रख दो। जब आप उसे ढक के रखेंगे, यहाँ वो फिगर में देखते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वैसा रहेगा, बट उसे आप 1 या 2 घंटे बाद मैदे को या आटे को देखेंगे तो वो पूरा फूल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे फूलता है, तो बिकॉज ऑफ ईस्ट, क्योंकि इसमें ईस्ट पड़ा रहता है और ईस्ट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब ये किसी भी मटेरियल में जाते हैं तो अपना फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, बबल ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो जो ईस्ट होता है ये रिप्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और ये जब आटे के डो में क्या करते हैं कि बबल बना लेते हैं, गैस बना लेता है, जिसकी वजह से जो आटे का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, कि वो फुला फुला दिखाई देता है। ठीक है, जब आप इसको फिर से उंगली डालेंगे या इसको अच्छे से फिर से गूंथ देंगे तो इसका वॉल्यूम फिर से कम हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो बबल रहता है वो गैस रहता ही है।